ठीक है ना। तो एन सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो पीपी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ हो गया ये। दिस इज, फिर हम बोल रहे हैं, देखो हमने ये कहा कि जो एन बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है, वो आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पीपी बॉन्ड लेंथ। और अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, इनकी बॉन्ड एनर्जी की बात करें, यस, अरे बाबू एन सिंगल बॉन्ड वीकर कहां से आ जाएगा? लेंथ और वीकनेस में अंतर है ना। कहाँ पे? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कहाँ पे क्वेश्चन है? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी कर लो यहाँ पे। क्या लेंथ लिखवाया था क्या कॉपी पे? देखो तो एक बार चेक कर लो, आप लोग भी चेक कर लो। यस उसको एनर्जी कर लीजिए, है ना। हाँ, अब देखिए बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताइए। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी आपका कम हो जाएगा, है ना। दिस इज योर बॉन्ड लेंथ, सही है ना। चलिए ठीक है, ये ऑर्डर चलेगा। अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। चलिए यहां तक तो क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, देखिए पहले हम कुछ समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले देखिए समझिए, हैलाइड्स ऑफ, लिखेंगे सब लोग, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ठीक है, हमारे पास जो हैलाइड्स होता है वो होता है EX3 एंड EX5 टाइप का। ठीक है, EX3 सभी एलिमेंट फॉर्म करते हैं, EX3 भी सभी एलिमेंट फॉर्म करेंगे और EX5 भी सभी एलिमेंट फॉर्म करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन एक्सेप्ट में हम करेंगे यहाँ पे, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, यहाँ पे लिखना है एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल अदर एलिमेंट्स, ऑल अदर एलिमेंट्स, ठीक है, बाकी सभी एलिमेंट्स फॉर्म EX5 टाइप ऑफ हैलाइड, टाइप ऑफ हैलाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा रीजन, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, बोलो, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। आई बात समझ में? नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल खाली नहीं होता है, इस वजह से इसमें वैलेंसी एक्सपैंड नहीं हो पाता है और यहाँ पे EX5 टाइप का जो कंपाउंड है ये नाइट्रोजन शो नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, नाइट्रोजन अगर मान लीजिए देखा जाए तो नाइट्रोजन NCl3 फॉर्म करेगा लेकिन NCl5 फॉर्म नहीं करेगा, ये फॉर्म करेगा लेकिन ये फॉर्म नहीं करेगा। नाइट्रोजन NH3 फॉर्म करेगा। अगर हैलाइड की बात करें तो जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो सारे के सारे स्टेबल होते हैं, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट पहले इसको नोट कर लो आपको, फिर एक पॉइंट हम ऐड करवाते हैं आपको, इसको अलग से करवाते हैं, ठीक है। पहले इसको ऐड, इसको नोट करिए। ये पूरा बोर्ड कैसे आएगा? अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए? पहले इसको नोट कर लो, हाँ पहले इसको नोट कर लो आप। यहाँ पे एक्सेप्ट, यहाँ पे प्रेजेंस कर लीजिएगा, दिस इज नॉट एब्सेंट, दिस इज योर प्रेजेंस। ठीक है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल अदर एलिमेंट्स फॉर्म EX5 टाइप ऑफ कंपाउंड halide due to presence of vacant d orbital. This is your presence of vacant d orbital. नाइट्रोजन में क्या होता है? नाइट्रोजन में खाली नहीं होता है, वैकेंट नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन 5 टाइप का वैलेंसी शो नहीं करता है। बाकी करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास PCl5 है, ये एग्जिस्ट करेगा ना, PCl3 है, ये एग्जिस्ट करेगा ना। लेकिन अगर बात करें NCl3, ये भी एग्जिस्ट करेगा,
NCl5 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो 5 वाला वैलेंसी नाइट्रोजन शो नहीं करेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको समझिएगा ध्यान से, देखिए all other halides of group 15 elements, all other halides of group 15 element except nitrogen is stable। मतलब जितने भी हलाइड्स होंगे वो सारे के सारे स्टेबल होंगे एक्सेप्ट नाइट्रोजन। सिर्फ नाइट्रोजन के एक ही कंपाउंड आपका स्टेबल होता है, दैट इज NF3। ओनली NF3 इज स्टेबल ट्राई हेलो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ये ओनली स्टेबल कंपाउंड होता है, ओनली स्टेबल कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन फाउंड, ठीक है। NF3 सिर्फ पाया जाएगा और जितने भी आपका हलाइड्स होंगे वो सारे के सारे स्टेबल होंगे, लेकिन NF3 वाले केस में जो है वो नाइट्रोजन का हलाइड है, ये सिर्फ स्टेबल रहेगा। बात समझ में आ रही है? बाकी सारे स्टेबल होंगे लेकिन NF3 नाइट्रोजन में ये सिर्फ स्टेबल होगा। देखिए अगर बात करें NF3 के अलावा NCl3 NBr3 ये सब अनस्टेबल होगा, है ना, लिख लेना आप NCl3 NBr3, ठीक है, Ni3 ये सब कैसे होंगे बोलो, ये कैसे होंगे आपके, ये अनस्टेबल होंगे, ठीक है। NF3 सिर्फ नाइट्रोजन का ट्राई हलाइड्स है जो कि आपका स्टेबल होगा। फिर देखिए BiF3 इज ओनली halide of bismuth which is ionic in nature। ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये पॉइंट दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी हलाइड्स हैं यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे ऑल हलाइड्स जितने भी हलाइड्स होते हैं, ऑल हलाइड्स आर कोवलेंट। कैसा होगा ये सब, कोवलेंट नेचर का होगा, कोवलेंट इन नेचर, सभी कोवलेंट नेचर के होंगे। जितने भी हलाइड्स हैं ग्रुप 15 के, ये सारे कोवलेंट नेचर के होंगे, इसको याद रखेंगे। और एक्सेप्शन केस है जिसमें आपका बिस्मिथ ट्राइफ्लोराइड जो होगा, ये सिर्फ ऐसा हलाइड है बिस्मिथ का जो कि आयनिक नेचर में होता है। ये सब एक्सेप्शन याद रखना, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, इसमें तो एक्सेप्शन ही पढ़ना है आप लोगों को। तो बिस्मिथ का जो ट्राइफ्लोराइड होगा ये सिर्फ आपका ऐसा एक हलाइड है जो आयनिक नेचर का होता है, बाकी सभी हलाइड्स आपके कोवैलेंट नेचर के होंगे। एक दो बातें इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। सब लोगों को समझ में आ रहा है बाबू, जो ऑनलाइन हो, कौन कौन हो, अब सब सो गया है, चलिए थोड़ा मेरे को लेट हो गया। हाँ सो गया क्या सब लोग? चलिए हो गया यहाँ तक सबका? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। देखिए समझिएगा, EX3 एंड EX5 ये जितने भी आपके कंपाउंड्स होंगे ग्रुप 15 वाले, ये सारे के सारे कोवैलेंट होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे, कोवैलेंट। एक्सेप्शन केस मैंने बताया जिसमें बिस्मिथ था आपका, सारा कोवैलेंट होगा। लेकिन याद रखेंगे EX5 is more covalent than EX3। EX5 is more covalent than EX3। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें PCl5 की, तो PCl5 is more covalent than PCl3। यहाँ पे लिखेंगे कोवैलेंट नेचर, ठीक है, कोवैलेंट नेचर। इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज फजान्स रूल, रीजन इज फजान्स रूल, ठीक है। कितने लोग जानते हो फजान्स रूल को, जानते हो आप लोग फजान्स रूल? देखिए अकॉर्डिंग टू
फजांस के हिसाब से फजांस ने क्या बोला था, फजांस ने किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर को बताया था कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक कंपाउंड नहीं होता है, उसके अंदर कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। उसके लिए कुछ उन्होंने शर्त रखा था। पहला, अकॉर्डिंग टू, देखो अकॉर्डिंग टू फजांस, ध्यान से देखिएगा, फजांस के अकॉर्डिंग कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में, ठीक है, सम आयनिक कंपाउंड्स, सम आयनिक कंपाउंड्स, कुछ आयनिक कंपाउंड्स है, सभी नहीं, सम आयनिक कंपाउंड्स हैव कोवलेंट नेचर, हैव सम आयनिक कंपाउंड हैव सम कोवलेंट नेचर, कर लेना, हैव सम कोवलेंट नेचर, सम कोवैलेंट नेचर, कोवलेंट नेचर if compound follow some conditions, अगर कोई कंपाउंड कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगा तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में, कोई भी आयनिक कंपाउंड, सुन लो अच्छे से मेरी बात सुनिए, कोई भी आयनिक कंपाउंड कुछ कंडीशंस को फॉलो अगर करता है तो वो आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर भी आ जाता है। बात समझ में आ रही है? अब 100% आयनिक का मतलब होता है कि किसी के ऊपर प्लस और माइनस, 100% आपका प्लस और माइनस चार्ज डेवलप करे। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम के ऊपर क्या है, 100% प्लस है और 100% आपका माइनस है, ये प्योरली आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें कोवलेंट कैरेक्टर मिनिमम है, बहुत निग्लिजिबल है, KCl, ठीक है। इसमें आपका एकदम जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो बहुत ही निग्लिजिबल है। लेकिन कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मेजॉरिटी में कोवलेंट कैरेक्टर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास लिथियम आयोडाइड है, तो LiI इज मोर कोवलेंट देन LiCl, ठीक है। ऐसा क्यों? कुछ कंडीशंस फॉलो करते हैं हम लोग। अब ये कंडीशंस क्या है फजांस रूल के लिए, यानी कि कैसे किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट नेचर को डिसाइड करेंगे। हम क्यों कह रहे हैं कि इसका कोवलेंट नेचर इससे ज्यादा है, उसका रीजन क्या है कि नहीं, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है। बात समझ आ रही है ना? जब किसी के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है या कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट आयनिक वाले से क्या होता है, कम होता है। तो आयनिक कंपाउंड से तो है नहीं, ठीक है। अगर LiI की बात करें तो दिस LiI is not purely ionic in nature because it contains some covalent character. Due to that covalent character, LiI has a lower boiling point, ठीक है। इसका रीजन देखिए क्या है। तो रीजन सबसे पहला यहाँ पे लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लो, फिर दूसरा पेज में लिखता है, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? सब लोग लिख लो। हो गया सब लोगों का? जो ऑनलाइन पे हो बाबू बताओ, सब लोगों का हुआ? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए ऐसे एक्साइटेड रहो। देखो हमने कहा कि फजांस का क्या कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन फॉर कोवैलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड। देखिए सबसे पहला कैटायन शुड बी स्मॉल, कैटायन शुड बी स्मॉल। कैटायन कैसा होना चाहिए बाबू, बोलो? स्मॉल कैटायन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एनायन शुड बी लार्ज, एनायन शुड बी लार्ज, एनायन आपका लार्ज होना चाहिए। तीसरा जो कंडीशन है, चार्ज डेंसिटी on cation should be high,
ठीक है, ये भी आपका हो सकता है, ये कंडीशन भी हो सकता है अगर चार्ज डेंसिटी कटायन पे हाई होगा। अब सुनो, चार्ज डेंसिटी कटायन का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, कटायन के ऊपर कौन सा चार्ज डेंसिटी होता है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगा। फिर देखिए चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑन anion should be हाई, यानी कि कैटायन हो या एनायन हो, इन दोनों के ऊपर चार्ज की डेंसिटी हाई होगी तो फिर कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होने का चांसेस ज्यादा होता है। देखिए होता क्या है कि जैसे देखो, मान लो हमारे पास, ध्यान से देखिएगा Li है, तो लिथियम का साइज क्या होगा बोलो, व्हाट इज द साइज ऑफ लिथियम, बताइए। लिथियम का साइज स्मॉल है ना, लिथियम का साइज स्मॉल है, और आयोडीन का साइज क्या है बोलो, लार्ज अनायन है कि नहीं। आयोडीन का साइज लार्ज हो गया, लिथियम का साइज स्मॉल हो गया, लिथियम इज कैटायन, आयोडीन इज एनायन। तो हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, कैटायन शुड बी स्मॉल और एनायन शुड बी लार्ज, तो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये आपका लिथियम है और ये जो है आपका, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये देखो यहाँ पे ये तुम्हारा एनायन है, ठीक। अब ये कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एनायन के ऊपर क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो कैटायन है, इसकी चार्ज डेंसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड चार्ज इज सेम फॉर बोथ द आयन, बोथ द कैटायन, बोथ द मतलब आयन, एक कैटायन एक आयन, ठीक है। दोनों के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपका है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है आपका सेम है, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। तो यहाँ पे देखिए, अगर चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट हो जाए तो जो चार्ज डेंसिटी होगा किस पे डिपेंड करेगा, ओनली एरिया पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि चार्ज जो है वो दोनों पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट और नीचे लिखेंगे क्या, एरिया। अब बताओ, अगर एरिया कम होगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इनवर्सली का रिलेशन है। तो एरिया को अगर कम कर दीजिएगा चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज वाला जो आयन है, लिथियम है, इसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, यानी इसका फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। देखो ये इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, बात समझ रहे हैं आप लोग, ये इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड है। और इस अनायन का साइज तो आपका बड़ा है, नहीं, अनायन का साइज ज्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये क्या करता है, ये जो कैटायन है, कैटायन के ऊपर प्लस चार्ज है, ये अनायन है, तो अनायन का तो साइज बहुत बड़ा है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे ही इसके फील्ड में आता है, ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। तो अब जो शेप ये ले रहा था, जो इसका ओरिजिनल शेप था, इस वाले एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो शेप था, वो अब इसका डिस्टॉर्ट हो चुका है। डिस्टॉर्ट का मतलब डिफॉर्मिटीज आ गया, मतलब शेप ही चेंज कर गया इसका। अब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह का नहीं रहेगा, अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा इस वाले कैटायन की तरफ अट्रैक्टेड होगा, और जैसे ही इस कैटायन की तरफ अट्रैक्टेड होगा, क्या होगा बोलो, ये पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, क्या होगा, इस कैटायन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, इस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को देखो अगर ध्यान से, कम होगा या बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा ना। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब बताओ, क्या ये 100% आयनिक रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे NaCl में 100% आयनिक होता था, वहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच नहीं रहा था, और इसका काम है, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज, इसका काम है इलेक्ट्रॉन को खींचना, और जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये अब पॉजिटिव चार्ज 100% नहीं होगा, अब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो पुल करने से क्या होगा, इसके पास थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन भी आ गया, इसी वजह से इसके अंदर कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ गया, 100% अब आयनिक नहीं रहा। और जो 100% आयनिक नहीं होता है वो क्या होता है, वो कोवलेंट नेचर उसके अंदर आ जाता है। एंड सच प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेशन कहते हैं। मतलब यहाँ का जो है ना, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लिया, जैसे होता है ना पॉलिटिक्स में, वोट बैंक पोलराइज करने का काम होता है ना, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, उस वोटर को अपनी तरफ खींच लेना, उस कास्ट वाले को अपनी तरफ खींच लेना, नहीं, उसी तरह से यहाँ भी होता है, पोलराइज कर देना।
नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर दिया, बस पोलराइज कर दिया, अपने तरफ खींच लिया। अब अपने तरफ खींचने से इसके ऊपर जो है ना पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो गई, और जब डेंसिटी कम हो गई तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, है ना। और यहाँ पे हुआ क्या, इस कटायन ने इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींच लिया और इसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी डेवलप कर गया। तो पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर विल डेवलप। आई बात समझ में। तो इसीलिए यहाँ पे LI जो है इसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है, यानी कि कोवेलेंट नेचर जो होगा वो आपका ज्यादा होगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, ड्यू टू पोलराइजेशन। तो इसके अंदर पोलराइजेशन हो रहा है, इसीलिए कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है ना। तो पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, पोलराइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बात कर रही है, बात नहीं करने का, सीखने का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको नहीं पता चल रहा है, अभी बात कर रहे हो आप लोग। ये सब टॉपिक अगर हम पढ़ा रहे हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जाके आप IIT और नीट का पेपर उठा के देखिए कैसा क्वेश्चन रहता है, नोट करिए इसको, नोट करो। एक आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि PS3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। PS3 का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है NH3 से, क्यों, व्हाट इज द रीजन, बताइए क्या रीजन होगा, बताओ, बोलो बोलो, बताओ। PS3 का बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होता है NH3 से, क्या रीजन है। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, होगा ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और PS3 में होगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाएगा, और जब मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होने से आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। ये भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, एनसीईआरटी का। चलिए, BiH3 is the strongest reducing agent. Why BiH3 is the strongest reducing agent? सब लोग लिख लिए बाबू, जो ऑनलाइन पे हो बच्चे, हो गया आप लोगों Yes, का। sir. चलिए, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये Yes, sir. पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन बताओ जल्दी से, एक बार, एक मिनट में बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन, बताओ। जो अनायन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या किया इसने, ये जो कटायन है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या किया इसने, नहीं समझ में आया था क्या,
दिस इज योर लिथियम, ये आपका एनायन हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका लिथियम का जो साइज है वो स्मॉल है, तो स्मॉल साइज होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, बताइए, चार्ज डेंसिटी बढ़ गया ना, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इसका ज्यादा प्रोड्यूस होगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियली, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड क्या, सिंपल सा आपका पोलराइजेशन होता है, और कुछ नहीं इसमें करना है, यही आपका पोलराइजेशन है। और पोलराइजेशन आने से क्या हो जाता है, कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप करता है, कोवैलेंट कैरेक्टर आपका डेवलप करेगा यहाँ पे, ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप, ठीक है। कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा सर, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अच्छे से समझिए, जहां नहीं समझ में डिक्रीज करे, है ना, डिक्रीजेस। तो कोवैलेंट कैरेक्टर का बॉइलिंग पॉइंट, कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो अब बताइए कि PCl5 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या PCl3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सोचो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बताइए। दोनों में कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, कैसे डिसाइड करेंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ तो क्लोरीन है, फिर भी आप कोवैलेंट कैरेक्टर बोल रहे हैं, तो इसमें क्या रीजन देंगे हम, 4 रीजन मैंने लिखवाया था कि चार्ज डेंसिटी हाई होना चाहिए कैटायन पे, चार्ज डेंसिटी हाई होना चाहिए एनायन पे। तो यहाँ पे PCl5 में +5 है, देखो +5 है, और PCl3 में +3 है। अब बताओ कि चार्ज डेंसिटी किसमें ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी किसमें ज्यादा है, PCl5 में। PCl5, अगर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो क्या साइज छोटा होगा कि नहीं, सोचो। अगर प्लस चार्ज, कैटायन का साइज छोटा होता है एटम से, और एटम का साइज छोटा होता है एनायन से, तो यहाँ पे +5 है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब छोटा हो जाएगा, छोटा हो गया तो फिर फजांस रूल काम करेगा ना, यहाँ पे +3 है, इसका यस सर, साइज ज्यादा होगा, यहाँ +5 है, इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें कि PCl5 PCl5 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, PCl5 का जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वो आपका ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो PCl5 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका कम हो जाएगा एज कंपेयर टू PCl3। दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, याद रखेंगे यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लो, नोट कर लीजिए, सेम ही चीज है, इसको नोट नहीं करना, ये नोट कर लेना, दोनों सब सेम ही चीज है। हो गया, फिर लिखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, E2O3, E2O3 एंड E2O5, ठीक है, E2O3 एंड E2O5। E2O5 is more acidic than E2O3, ठीक है। E2O5 आपका ज्यादा एसिडिक होगा, किसके कंपेयर में, E2O3 के कंपेयर में। E2O5 में आपका +5 ऑक्सीडेशन नंबर होगा और E2O3 में +3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो हम देखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to oxidation number,
ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो E2O5 का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ आपका ज्यादा हो जाएगा। फिर देखिए E2O3 ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो आपका फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का E2O3 होगा आर प्योरली एसिडिक होता है, बिल्कुल प्योरली एसिडिक होता है। ये आपका एनसीईआरटी का ही लाइन है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल P2O3 या हम मान लेते हैं यहाँ पे N2O3 है, ये आपका प्योरली एसिडिक होगा। क्या हो जाएगा? प्योरली एसिडिक हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए N2O नाइट्रोजन का ऑक्साइड आपका N2 है, N2O है, ये आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ठीक है। NO भी आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो N2 आपका न्यूट्रल होगा और NO भी आपका न्यूट्रल है, ठीक है, ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है। N2O का कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है, ये कलरलेस होता है, याद रखेंगे आपको। NO अभी और सारा ऑक्साइड हम बता रहे हैं आपको। देखिए N2O5 और N2O3 which is more acidic, which is more acidic? N2O5 और N2O3 कौन है ज्यादा एसिडिक? यहाँ तो लिख दिया ना, N2O5 ज्यादा होगा, तो लिखा हुआ है आपका, ये आपका मोर एसिडिक है, ठीक है, मोर एसिडिक, ठीक है, ये आपका ज्यादा एसिडिक होगा, नोट कर लीजिए। देखना फॉस्फोरस का ट्राईऑक्साइड और नाइट्रोजन का ट्राईऑक्साइड प्योरली एसिडिक होता है, ठीक है, ये प्योरली एसिडिक होगा। हो गया बाबू सबका? Yes, sir. यस सर। सर न्यूट्रल ऑक्साइड से आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। चलिए फिर देखें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या हो गया? बिस्मथ। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड्स होता है, ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एसिडिक इन नेचर। आर्सेनिक एंटीमनी का जो ऑक्साइड्स होता है, ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। एंड बिस्मथ का जो ऑक्साइड होता है वो आपका ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, नोट कर लीजिए उसको। एग्जाम्पल आपका AS2O3, एग्जाम्पल AS2O3 और आपका FB2O3, ये सब आपका एम्फोटेरिक नेचर का होगा, यानी एसिडिक और बेसिक ये दोनों के साथ यहाँ रिएक्शन होता है ये। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड, फॉस्फोरस का ऑक्साइड, ये सब तुम्हारा एसिडिक नेचर का होता है, और N2O3, P2O3 ये सब आपका प्योरली एसिडिक होता है। हो गया? चलिए नेक्स्ट में डाई नाइट्रोजन स्टार्ट करो। नेक्स्ट हमारा डाई नाइट्रोजन, यस डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डाई नाइट्रोजन। हो गया बाबू सबका? यस सर। Yes, sir. लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन N2, ठीक है। एयर में कितना % है बताइए?
एयर से भी हम निकाल सकते हैं। इन एयर बताएंगे 78% क्या होगा ऑफ N2 और 21% आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सट्रैक्ट N2। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग वी कैन एक्सट्रैक्ट N2 अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेस पे हम यहाँ पे एयर से भी नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लैब मेथड कैसे होगा। लैब मेथड क्या है, लैब में कैसे बनाते हैं। तो देखिए लैब मेथड में बनाने का जो तरीका है वो है फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड बाई रिएक्टिंग अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइट, है ना। तो जैसे अमोनियम क्लोराइड है हमारे पास NH4Cl, ठीक है। अब NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जो अमोनिया का जो सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, इसको हम लोग सोडियम नाइट्राइट के थ्रू NaNO2 के थ्रू पास करा दो, क्या बन जाएगा बताओ, हमें मिल जाएगा N2। ध्यान से देखिएगा, क्या मिल जाएगा, N2 मिल जाएगा। साथ में सोडियम अपने क्लोरीन के साथ कंबाइन करके NaCl बना लेगा, और साथ में बताओ वाटर यहाँ निकल जाएगा, नहीं। तो ये हमारा N2 गैस ऑब्टेन्ड हो गया, है ना। N2 को बनाने का तरीका है अमोनियम क्लोराइड को आप रिएक्शन करा दीजिए, अमोनियम क्लोराइड, दिस इज योर अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा, बोलो, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। एक तो मेथड ये हो गया बनाने का। हो गया, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। देखिए एक तरीका और देखिएगा, बाई डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, वी गेट क्या मिल जाएगा, N2। हम लोगों को N2 मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, ठीक है। अमोनियम डाइक्रोमेट, दिस इज कॉल्ड योर अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको थर्मली डिकम्पोज करो आप, मतलब हीट कर दो आप, हाई टेम्परेचर का आप हीट करिए। और जब आप हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोचो, हाइड्रोजन देख लिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए पहले, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले तो आप वाटर बना के यहाँ बाहर कर लो, वाटर बन जाएगा। अब देखिए, अब अमोनियम डाइक्रोमेट है, एक सॉल्ट है अमोनिया का, क्रोमेट सॉल्ट है। इसको जब आप तोड़ोगे, डिकम्पोज करोगे, तो आपको यहाँ पे N2 गैस मिलेगा। क्या मिलेगा, N2 गैस, ठीक है, सबसे पहले। और यहाँ पे Cr2O7 जो है ना, ये ग्रीन कलर का हमें एक और गैस देगा, Cr2O3, दिस इज योर ग्रीन, ठीक है, कलर का आपका गैस फॉर्म करता है, ग्रीन गैस, ठीक है। अब देखिए, चूंकि नाइट्रोजन भी गैस है और यहाँ Cr2O3 भी गैस है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपके साथ में ही रहेगा, दोनों गैस है। तो हम प्योर फॉर्म में यहाँ पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते नाइट्रोजन को, है ना। अगर आपको नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे ऑब्टेंड नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, कि दोनों गैस के फॉर्म में ही रहेगा, और फिर आप उसको फ्रैक्शनली डिस्टिल करके आप फिर उन दोनों को अलग कर सकते हो। तो हमें अगर प्योर फॉर्म में चाहिए, है ना, टू ऑब्टेन प्योर नाइट्रोजन गैस, अगर आपको प्योर N2 गैस चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको एजाइड से आपको नाइट्रोजन गैस बनाना होगा। टू ऑब्टेन प्योर N2
डिकम्पोज बेरियम अजाइड BaN3 का होल ट्वाइस बेरियम अजाइड या सोडियम अजाइड NaN3 सोडियम अजाइड। आप इन दोनों को डिकम्पोज कर लीजिए। जैसे बेरियम अजाइड को अगर आप डिकम्पोज करिएगा BaN3 का होल ट्वाइस, इसको अगर आप डिकम्पोज करिए, ठीक है, इसको बोलते हैं बेरियम अजाइड, ठीक है, बेरियम अजाइड। इसको थर्मली डिकम्पोज करो, आप हीट कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? बेरियम मिल जाएगा, साथ में आपको नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा। तो बेरियम तो सॉलिड फॉर्म में है और नाइट्रोजन बोलो इन गैस फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाएगा, है ना, ध्यान रखेंगे। ये आपका प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाएगा। तो बेरियम अजाइड को अगर आप हीट कर लीजिए या थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो बेरियम और नाइट्रोजन गैस आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत काम का है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। सोडियम अजाइड को हीट करिए, सोडियम अजाइड, सोडियम अजाइड, इसको हीट किया जाए। आगे बढ़े, देखिए NaN3, चलिए इसको हीट करिए, इसको बोला जाता है सोडियम अजाइड, सोडियम एजाइड। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सोडियम साथ में N2 गैस, ठीक है, ये प्योर फॉर्म में आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा सोडियम अजाइड। ये भी आपको नीट में एक बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपका कलरलेस होता है, कलरलेस होगा, ओडरलेस होगा, ये जहरीला नहीं होता है, नॉन टॉक्सिक होगा, ठीक है, नॉन टॉक्सिक होगा, और इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन कहाँ पे? वाटर में। दूसरा, इसका दो आइसोटोप होगा, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, ठीक है, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। क्या लिखो? अभी मैथ का क्लास भी है ना तुम लोग का, मैथ का क्लास। हो गया, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए एक और पॉइंट यहां लिखेंगे, हाईली इनर्ट, हाईली इनर्ट, बहुत ज्यादा इनर्ट नेचर का होगा, हाईली इनर्ट। नाइट्रोजन फॉर्म, नाइट्रोजन फॉर्म p पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन क्या होगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जैसे देखिए नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो आपका बॉन्ड बनाएगा, ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ये कौन सा ओवरलैपिंग से हो रहा है? p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हो रहा है। और नाइट्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है? तो सेकंड ऑर्बिटल है। यहाँ भी बताओ
यहाँ पे भी सेकंड ऑर्बिटल है, तो 2p पाई बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए ये काफी ज्यादा इनर्ट होता है, ध्यान रखिएगा, हाईली इनर्ट नेचर का होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रहा है वो आपका 2p पाई बॉन्डिंग है। एन बॉन्ड लेंथ बताओ, एन जो बॉन्ड लेंथ होगा वो आपका क्या होगा, इज वीकर एज कंपेयर टू पी बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे लिखेंगे एन बॉन्ड लेंथ इज वीकर देन पी बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ लिख लेना, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ, एन का जो स्ट्रेंथ होगा वो पी से आपका वीक होगा, एन का स्ट्रेंथ पी से वीक होगा। अब देखिए चूंकि इनर्टनेस इसमें बहुत ज्यादा है तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन भी नहीं होगा, तो इसको रिएक्ट कराने के लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, टेम्परेचर को हाई करना पड़ता है। तो यहां देखिएगा, यहाँ पे जैसे एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है, N2 इज अनरिएक्टिव, N2 आपका रिएक्ट ही नहीं करेगा, बहुत ज्यादा इनर्ट होता है। तो क्या होगा, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, देखना एट एलिवेटेड टेम्परेचर N2 react with lithium, N2 react with magnesium, N2 react with aluminium, ठीक है। N2 अगर लिथियम के साथ करेगा तो क्या बनेगा, Li3n का फॉर्मेशन करेगा, लिथियम नाइट्राइड, और Mg करेगा तो मैग्नीशियम Mg3n2 फॉर्म करेगा, और एल्यूमिनियम करेगा तो बोलो एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म करेगा। नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि लिथियम देखिए यहाँ पे लिथियम का वैलेंसी और नाइट्रोजन का वैलेंसी, लिथियम का वैलेंसी कितना होता है बोलो, लिथियम का वैलेंसी 1, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, इंटरचेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा, Li3n का फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस इज योर Li3n बन जाएगा। उसी तरह से देखो मैग्नीशियम है और क्या है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, इंटरचेंज करो क्या बन जाएगा बोलो, यहाँ पे Mg, देखिए Mg3 ऊपर चला जाएगा और N2 हो गया। उसी तरह से एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी बोलो 3 और नाइट्रोजन की 3, दोनों में कॉमन 1 1, बताओ इंटरचेंज कर लो क्या हो जाएगा, Al हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। नोट कर लीजिए, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। हो गया, चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। सर हाँ एक सेकंड, पहले वाला पेज कीजिए, क्या करें बोलो, इसके पहले वाला पेज ला दीजिए एक बार। एक मिनट, हाँ लिख, हाँ यस सर, हो गया। यस सर। चलिए तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं, ठीक है, अगले दिन अमोनिया और उसके आगे। ओके थैंक यू, आप लोग कर रहे हो ना, हेलो।